नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, लगता है कि धीरे धीरे पाकिस्तान के हुक्मरानों को, फौज को, वहां की जो आईएसआई एजेंसी है, इन सब को ये एहसास होने लगा है कि युद्ध अगर हुआ तो बहुत भारी नुकसान होगा और पाकिस्तान उस नुकसान से, उस क्षति से उबर नहीं पाएगा, क्योंकि भारत उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली देश है। नुकसान तो भारत को भी होगा, अगर युद्ध लंबा चलता है तो आर्थिक नुकसान उसको भी होगा, उसकी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान के मुकाबले 10 गुना बड़ी है और उसकी जो विकास दर है उससे लगभग 2 से 2.5 गुना अधिक है। इसलिए कितना भी कहते हैं ना कि हाथी कितना भी दुबला होगा, भैंसा तो नहीं हो जाएगा। तो भारत के मामले में ये कहा जा सकता है कि युद्ध का असर तो उस पर भी पड़ेगा, वो भी कमज़ोर होगा, लेकिन उस पर कम असर पड़ेगा और पाकिस्तान बुरी तरह से प्रभावित होगा। अब देखिए कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे ही बहुत लचर स्थिति में है और 2022 में तो वो डिफ़ॉल्ट के कगार पर भी पहुंच गई थी, जिसकी वजह से उसे आईएमएफ की शरण में जाना पड़ा था और आईएमएफ ने उसको किस्तों में लोन देना स्वीकार किया था शर्तों के साथ। अब उन शर्तों के साथ धीरे धीरे लोन आया है तो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है पटरी पर लौटने लगी है। अभी जाकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उस डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन से बाहर आ रही है और एक स्थिरता, उसमें स्थिरता के संकेत दिखलाई देने लगे हैं। हालांकि विकास दर जो आईएमएफ ने प्रोजेक्ट की है वो करीब 2.7 के आसपास है, भारत की इसी 6.5 के आसपास बताई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि विकास दर में जो काफ़ी निगेटिव की तरफ चली गई थी, अब वो पॉजिटिव की तरफ आते हुए 2.7 आ गई है। लेकिन ये भी साफ है कि अगर युद्ध होता है तो ये विकास दर फिर से वापस उसी दौर में लौट जाएगी, बल्कि उससे भी बुरी स्थिति में लौट जाएगी, क्योंकि ये जो संभल पाई है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था थोड़ा सा, उसकी वजह आईएमएफ का लोन है और लोन से आप बहुत ज़्यादा दिनों तक सस्टेन नहीं कर पा सकते हैं। लोन का इस्तेमाल करके आप अपनी अर्थव्यवस्था को अगर सुदृढ़ कर लेते हैं, जैसा कि भारत ने किया था 1991 में, उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने को संभाला और जो संकट आया था ख़ासतौर से विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर, उससे वो बाहर निकलकर आज वो बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है वो तकरीबन 348 बिलियन डॉलर की है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। यानी 10 गुने से भी ज़्यादा का अंतर है दोनों की अर्थव्यवस्था में। और जो पाकिस्तानी करेंसी है, रुपया है, उसकी कीमत तो बहुत ही नीचे चली गई है। अगर भारत की रुपए की कीमत 87-88 रुपये है $1 के मुकाबले, तो पाकिस्तानी रुपया की कीमत लगभग 281 रुपये पर पहुंच गया है। अब आप समझ सकते हैं कि जो उस पर कर्ज है वो इसकी वजह से कितना बढ़ गया होगा। 2024 में लगभग 75 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए या 223 से 264 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर हो चुका था। सबसे बड़ा जो उसका कर्जदाता देश है वो चीन है। टोटल जो 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज उसने दिया है और 22% टोटल कर्ज का चीन से उसने लिया। यानी चीन के मातहत है, चीन उसका इस्तेमाल कर सकता है। चीन के दबाव में, प्रभाव में पाकिस्तान है और जो कर्ज जीडीपी का अनुपात है 2024 में ही वो 65% हो गया था। मतलब ₹1 में से 65 रुपये केवल कर्जे के थे। अब आप समझ लीजिए कि उस इकोनॉमी की क्या स्थिति होगी जो 65% कर्जे में डूब चुकी हो। अगला जो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो बहुत नीचे चला गया, इतना नीचे चला गया है कि एक महीने
से ज़्यादा वो सस्टेन नहीं कर सकता है। कुल उसका विदेशी मुद्रा भंडार 18 अप्रैल 2025 को 15.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आप समझिए कि भारत का तो इससे कई गुना अधिक है, और इसलिए पाकिस्तान की हालत इस मोर्चे पर भी पतली है। यानी वो जो आयात करता है और उसका और ये जो कर्ज लिया है उसका रीपेमेंट करने में उसकी हालत ख़राब हो जाती है। आपको याद होगा कि 2022 के पहले पाकिस्तान में गज़ब के हालात बन गए थे, भूखमरी की नौबत आ गई थी। जो मुद्रास्फीति की दर है वो तकरीबन 38% पहुँच गई थी, 38% पहुँच गई थी, और लोगों को दैनिक ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में भी भयानक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और उसी का असर था कि पाकिस्तान में ज़बरदस्त उबाल आया था, जनता में विद्रोह की भावना पनपी थी उस समय की रिजीम से, और फिर इमरान खान को एक मौका मिला था उसमें अपने खुद को सत्ता में ले जाने का। अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन अभी भी 5.5 से 7.5% की इन्फ्लेशन रेट है, वहाँ पर कंट्रोल में है। जब तक दहाई की संख्या पार ना करे तब तक माना जाता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में। हालांकि जिस स्थिति में पाकिस्तान है उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि 5% के ऊपर ना जाने पाए, लेकिन वो कंट्रोल करना तभी संभव होगा जब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे इस तरह से और रफ्तार पकड़े। लेकिन अगर युद्ध होता है तो आप सोचिए कि वो तमाम सामानों की किल्लत हो जाएगी। जो घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो तबाह होने लगेगी। बाहर से आयात नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है, और जो है उसका शायद आप इस्तेमाल करेंगे गोला बारूद और हथियारों की खरीदी में। हो सकता है कि कर्ज में भी कुछ देश आपको गोला बारूद देने लगे, लेकिन वो अतिरिक्त बोझ हो जाएगा पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर। अभी कुछ ही समय पहले विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा था कि 2025 में पाकिस्तान में 1 करोड़ से अधिक लोग अत्यधिक खाद्य सुरक्षा और भुखमरी का सामना कर सकते हैं। 1 करोड़ से, अब आप सोचिए कि 25 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, उसमें से 1 करोड़ लोग इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि वो भुखमरी के शिकार हो सकते हैं। और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हुआ है, ख़राब परिस्थिति जलवायु हो गई है, उसमें चावल और मक्का जैसे फसलों के उत्पादन के प्रभावित होने की आशंका जाहिर की थी, और जिसका सीधा असर ग्रामीण इलाकों पर पड़ता है। ऐसे जो कुछ मैंने अच्छे संकेत दिए थे कि महंगाई की दर घट रही है, और विदेशी मुद्रा भंडार तो जो बहुत ही कम चला गया, तो उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है, विकास दर में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन महंगाई को कंट्रोल करना अभी भी बहुत बड़ी चुनौती देखी जा रही है। जैसे चावल की कीमत आज की तारीख में पाकिस्तान में 340 रुपये प्रति किलोग्राम है, 340 रुपये प्रति किलो, और चिकन की कीमत है 800 रुपये प्रति किलो। अब आप सोचिए कि इस स्थिति में आम लोगों का गुजारा कैसे चल रहा होगा। चावल कैसे 340 रुपये किलो लोग खरीद के खा सकते हैं, ये लगभग असंभव सी बात है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब महसूस कर रहा है कि उसे युद्ध में नहीं जाना चाहिए। अभी जो सिंधु जल समझौता स्थगित किया है भारत ने, उसके भी असरात पड़ने वाले हैं उसकी कृषि क्षेत्र पर। ख़ास तौर पर कृषि क्षेत्र पाकिस्तान का जो है वो 24% का है जो जीडीपी में योगदान देता है। मतलब 1/4 जीडीपी कृषि क्षेत्र की होती है, और तकरीबन 38% लोगों को रोज़गार ये सेक्टर देता है। लेकिन अगर सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों में पानी की आपूर्ति में किसी तरह से रुकावट आती, हालांकि बहुत मुश्किल है रुकावट का आना, लेकिन अगर किसी तरह से आगे चलकर भी कुछ थोड़ा बहुत भारत इसमें कामयाब हो पाता है या ज़्यादा पानी छोड़ देता है जिसकी वजह से बाढ़ आ जाए, तो दोनों ही सूरतों में उसकी फसलें चौपट हो सकती हैं और उसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।
भुखमरी पर पड़ेगा, महंगाई पर पड़ेगा। इसी तरह से भारत ने जो एक फैसला किया था, पहले तो पाकिस्तान ने किया कि उसने जो अपना एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया, तो भारतीय जहाज़ वहाँ से गुज़र नहीं सकते हैं। और तो उससे जो शुल्क मिलता था वो भी नहीं मिल रहा है, तो 700-800 करोड़ रुपए का तो उसी से नुकसान होना शुरू हो गया है। अब भारत ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया, यानी पाकिस्तान के जो एयरलाइंस के विमान भारत से होकर दूसरे देशों को जाते थे, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में, वो भी नहीं जा पाएंगे। तो उनकी एयरलाइन जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उसका घाटा बहुत ज़बरदस्त है। और अगर ये उसको झटका लगता है तो उसकी स्थिति और भी ख़राब हो सकती है। तो ये सारी परिस्थितियां जो है, ये देखिए, वार तो कई फ्रंट पर लड़ी जाती है। वार ज़रूरी नहीं है कि गोला बारूद के ज़रिए भी लड़ी जाए, एक इकोनॉमिक वार भी होती है। और अगर ये तनाव की स्थिति बनी रही, युद्ध के हालात बने रहे, भले ही युद्ध ना हो, तब भी में पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंचने वाली है। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके थोड़ा सा शुरू हुआ था, वो एकदम से थम जाएगा, वो एकदम से रुक जाएगा। तो अर्थव्यवस्था का जो पहिया धीरे से घूमना शुरू हुआ था, वो भी थम जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पाकिस्तान की बड़ी एक उन्होंने अभी योजना घोषित की थी, उड़ान पाकिस्तान की उड़ान। अब इसमें आइडिया ये था कि वियतनाम और ऐसे देशों, दक्षिण कोरिया वगैरह देशों की तरह पाकिस्तान को भी मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनाया जाए। बड़ा आसान है कह देना, लेकिन पाकिस्तान अगर युद्ध में उलझा रहा, आतंकवाद में उलझा रहा, तो वहाँ आकर कौन अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा, कौन वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, और ये तमाम रिस्क फैक्टर उसके साथ हैं। ये भी ना भूलिए कि चीन, जो कि बहुत इन्वेस्ट करता जा रहा है चीन में, पाकिस्तान में, ग्वादर पोर्ट पर उसका बहुत है, और फिर जो वन बेल्ट रोड का वो प्रोजेक्ट है, उसमें भी पाकिस्तान में काफ़ी, और माना जाता है कि कम से कम 1 लाख के आसपास चीनी वहाँ पर हैं जो काम कर रहे हैं, तरह तरह के काम कर रहे हैं। अब अगर ये गतिविधियाँ होती है तो चीन भी अपने प्रोजेक्ट रोकेगा, चीन भी बाहर निकलने लगे, तो बहुत सारी स्थितियां ऐसी बनेंगी कि पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये भी ना भूलिए कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो पाकिस्तान को अपने सैनिकों को बलूचिस्तान या अफगानिस्तान से लगी सीमा पर जो सैनिक तैनात किए उनको मूव करना पड़ेगा इस फ्रंट पर, और वो भी बहुत बड़ा खर्च है। फिर इस फ्रंट पर मूव करने का मतलब है कि वो बलूचिस्तान में जो विद्रोही हैं उनके हौसले बढ़ना, या पख्तूनिस्तान में हौसले बढ़ना, उन इलाकों में भी जो चुनौतियां खड़ी होंगी, उनसे पाकिस्तान कैसे निपटेगा। तो ये जो जंग का ख्याल आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जाहिर किया था बड़े ज़ोर शोर से, जो कि अब गायब हो चुके हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो दिखलाई ही नहीं पड़ रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं। तो जाहिर है कि उनको कहा गया होगा कि आप खामोश बैठिए, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपके एक भाषण ने ही बहुत बड़ी आग लगा दी है। और ये भी माना जा रहा है कि पहलगाम के घटना के पीछे, हमले के पीछे मुनीर साहब का खेल हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान अब थोड़ा महसूस कर रहा है कि उसे अपने कदम पीछे खींचना चाहिए। हालांकि पिछले 1 हफ्ते से सीमा पर लगातार गोलाबारी हो रही है, दोनों तरफ से हो रही है। इधर के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के उकसावे में हो रही है, हम भी यही मानते हैं कि वो उकसा रहा होगा। लेकिन ये चीज़ें बढ़ी अगर, तो बहुत मुश्किलात पैदा हो सकती हैं पाकिस्तान के लिए। ये पाकिस्तान की समझ में आ गया। अगर आप पाकिस्तानी चैनलों को देखें, पाकिस्तानी कमेंटेटरों को सुने, तो उनकी आवाज़ में, उनके तर्कों में आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी युद्ध के मूड में नहीं है, नहीं चाहता कि भारत के साथ जंग हो, क्योंकि उन सबको एहसास है कि भारत के साथ जंग होगी तो पाकिस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है कि बीच बीच में न्यूक्लियर अटैक की धमकी वो देते रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर अटैक करना भी इतना आसान नहीं है कि आप गए और बम पटक दिया आपने।
पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है जिसका दबाव दोनों देशों पर है, पाकिस्तान पर भी है, भारत पर भी है। भारत लेकिन नो फर्स्ट यूज़ वाले में है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, और पाकिस्तान फर्स्ट यूज़ वाले में है। तो अगर फर्स्ट यूज़ वाले में है तो उस पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय जगत का कि किसी भी सूरत में युद्ध नहीं भड़कना चाहिए, और किसी वजह से कोई टकराव होता है तो न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और हो सकता है कि उसको ये भी कहा जा रहा हो कि अगर इस तरफ बढ़े आप तो फिर हम आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला करेंगे, हम भारत की मदद करेंगे। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि चीन ने भी पाकिस्तान को समझाया हो, रोका हो कि युद्ध में नहीं जाना है। ठीक है, तनातनी हो रही है, आप भारत से उलझ रहे हैं, इसमें चीन का भी हित है। वो चाहता है कि भारत कहीं ना कहीं इंगेज रहे, परेशान रहे। तो वो पाकिस्तान को अगर उकसाकर ये इस रणनीति पे चल रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन चीन भी नहीं चाहेगा युद्ध हो, क्योंकि चीन के बहुत सारे, एक तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान में है, दूसरा स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट भी है पाकिस्तान में। पाकिस्तान अगर उसका एलाई है तो उसका जब चाहे इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ भी कर सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से चीन भी अवॉइड करेगा, और जानता है चीन की वैसे ही हमने इतना कर्ज दे रखा है, युद्ध हुआ तो पाकिस्तान फिर हमारे ही पास दौड़े दौड़े आएगा, और वो खुद टैरिफ वार में उलझा हुआ है, उसके सामने अपनी चुनौतियां हैं। तो चीन भी, उसका भी दबाव पाकिस्तान पर पड़ने लगा होगा। चीन, अमेरिका के विदेश मंत्री ने तो कह ही दिया है कि तनाव न बढ़ने दें, और ये पाकिस्तान को अंदर से भी एहसास हो रहा होगा। और हो सकता है कि वो आतंकवादियों को निपटाने के लिए कोई ऐलान भी इस बीच में कर दे, ताकि भारत का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ जाए। या हो सकता है कि दोनों के बीच में एक छोटी मोटी बालाकोट या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कोई हल्की सी मुठभेड़ हो जाए, और उसके बाद मामले को शांत कर दिया जाए, दोनों देशों की जनता संतुष्ट हो जाए कि ये हो गया है। भारत में जो वार मॉन्गरिंग हो रही है, युद्ध हो, उससे उसको थोड़ा सा शांति मिलेगी। हालांकि मोदी जी ने जाति जनगणना का राग छेड़कर लोगों का ध्यान उस तरफ बटा दिया है, और यहाँ भी धीरे धीरे अब वो गर्मी नहीं दिख रही है। चैनल के स्टूडियो भी अब धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगे हैं, आखिर बेचारे कब तक चीखें। तो दोनों तरफ से अब डी एस्केलेशन का प्रोसेस चलता हुआ दिख रहा है, और ये एक अच्छा संकेत माना जाना चाहिए। युद्ध ना हो, ये सबसे अच्छी चीज़ है। युद्ध ज़रूरी हो तो करना पड़े, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन अभी युद्ध के करने की स्थिति में दोनों ही देश नहीं है, भारत भी नहीं है। भारत को भी अभी अपने आप को मजबूत बनाना है। अर्थव्यवस्था जो अच्छा कर रही है, लेकिन नई चुनौतियां आ रही हैं, उसमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो अगर दोनों के अंदर ये अक्लमंदी काम करती है, उनका विवेक काम करता है, और ये युद्ध टल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और इसमें पाकिस्तान अगर बयानबाजी बंद कर देगा तो उससे बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।